नमस्कार। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर घूमते आवारा कुत्ते और सुप्रीम कोर्ट का एक चौंकाने वाला आदेश, ये आजकल हर तरफ चर्चा में। हाँ बिल्कुल, ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। तो आज हम इसी पेचीदा मुद्दे पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कई तरह की जानकारी है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सरकारी आंकड़े, कुछ रिसर्च पेपर्स भी हैं और एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स क्या कह रहे हैं वो भी देखेंगे। कोशिश ये रहेगी कि इस पूरी स्थिति के हर पहलू को समझें, मतलब लोगों की सुरक्षा भी, जानवरों का कल्याण भी, कानून क्या कहता है और जमीन पर क्या सचमुच मुमकिन है। सही बात है। तो शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई सारे आवारा कुत्तों को तुरंत शेल्टर में भेजा जाए। आखिर ये नौबत आई क्यों? पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये समस्या है कितनी बड़ी, क्योंकि आंकड़े तो सच कहूं तो डराने वाले हैं। हाँ, आंकड़े काफी गंभीर हैं। दिल्ली में ही देखिए, 2025 के पहले सिर्फ 6 महीनों में कुत्तों के काटने के 35,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 35,000 6 महीने में? हाँ, और उनमें से भी 49 तो रेबीज के थे। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि रोजाना 1500 से 2000 मामले हो रहे हैं। बाप रे। मतलब आप सोचिए, सड़कों पर एक डर का माहौल बन गया है, खासकर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो देख नहीं सकते, उनके लिए तो और भी मुश्किल। बिल्कुल। और रेबीज का खतरा तो है ही। भारत में लगभग 99% रेबीज मौतें कुत्तों के काटने से ही होती हैं और एक बार लक्षण दिख गए तो फिर बचना लगभग नामुमकिन है। 100% घातक। और दिल्ली एनसीआर में अंदाजा है कि करीब 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। मतलब ये संख्या ही अपने आप में बताती है कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। हाँ, और इसी गंभीरता को देखते हुए शायद सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2025 में कड़ा आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि 6 से 8 हफ्तों के अंदर दिल्ली एनसीआर के जितने भी आवारा कुत्ते हैं उन्हें सड़कों से हटाया जाए और स्थायी रूप से शेल्टरों में रखा जाए। स्थायी रूप से? हाँ, परमानेंटली। और साथ में ये भी सुनिश्चित करने को कहा कि उनकी नसबंदी हो, टीकाकरण हो। कोर्ट का तर्क सीधा था, सार्वजनिक सुरक्षा सबसे ऊपर है। संविधान का अनुच्छेद 21 मतलब जीवन का अधिकार, इसकी गारंटी देता है। कोर्ट ने अधिकारियों की, मतलब जो लोकल बॉडीज हैं, उनकी निष्क्रियता पर भी काफी नाराजगी जाहिर की और रेबीज से जो बच्चों की मौतें हुई उनका जिक्र करते हुए तथाकथित पशु प्रेमियों की भूमिका पर भी सवाल उठाया। लेकिन जैसे ही आदेश आया, एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है ना, क्योंकि एक तरफ तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और दूसरी तरफ केंद्र सरकार के अपने नियम है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 वाले। बिल्कुल, ABC रूल्स 2023। और वो नियम तो कुछ और ही कहते हैं। वो तो कहते हैं कि कुत्तों को पकड़ो, स्टेरिलाइज करो, टीका लगाओ और फिर वापस उसी इलाके में छोड़ दो, CNVR या TNRM जिसे कहते हैं। कुल एक सीधा कानूनी टकराव है। ABC नियम जो हैं वो सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बताते, वो एक वैज्ञानिक और मानवीय सोच पर आधारित हैं कि आबादी को कंट्रोल करना है, कुत्तों को खत्म नहीं करना। अच्छा। और इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण भी है जिसे कहते हैं वैक्यूम इफेक्ट। वैक्यूम इफेक्ट? वो क्या होता है? मतलब अगर आप किसी एक इलाके से जो स्थिर कुत्ते हैं जिनकी नसबंदी हो चुकी है उनको हटा देंगे तो वो जगह खाली हो जाएगी। हाँ। और उस खाली जगह को भरने के लिए बाहर से, दूसरे इलाकों से नए कुत्ते आ जाएंगे। और वो कुत्ते कैसे होंगे? जिनकी नसबंदी नहीं हुई है, जिनको टीके नहीं लगे हैं। ओह, तो मतलब समस्या कम होने की बजाय बढ़ सकती है। बिल्कुल, रेबीज का खतरा भी बढ़ सकता है और कुत्तों की संख्या भी। ये कुछ ऐसा है जैसे आप बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं लेकिन ऊपर नल खुला छोड़ा हुआ है। समझ गई। ये तो हुई वैज्ञानिक और कानूनी बात, लेकिन एक व्यावहारिक सवाल भी है। क्या 10 लाख कुत्तों को शेल्टर में रखना मुमकिन है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या हमारे पास इतने शेल्टर हैं भी? मुझे लगता है मौजूदा क्षमता तो शायद 3000 कुत्तों की भी ठीक से नहीं होगी। हाँ, क्षमता बहुत ही कम है। और फिर इसका खर्चा सोचिए। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना करीब 11 करोड़ रुपए लगेंगे इन्हें रखने में। रोजाना 11 करोड़? हाँ, और शेल्टर बनाने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसके लिए तो हजारों करोड़ रुपए चाहिए होंगे। ये प्रैक्टिकली शायद मुमकिन ही नहीं है। और क्या सिर्फ पैसे की बात है या और भी चिंताएं हैं? नहीं, और भी चिंताएं हैं, नैतिक चिंताएं हैं। इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों को एक सीमित जगह में बंद करके रखना, क्या ये मानवीय है? इससे उनमें तनाव बढ़ेगा, लड़ाइयां होंगी, बीमारियां फैलेंगी। हाँ, बीमारियां। और ये शेल्टर्स जो हैं वो जूनोटिक बीमारियों के हॉटस्पॉट बन सकते हैं, मतलब वो बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। अच्छा। और कुछ आलोचक जैसे मेनका गांधी जी का भी तर्क है कि कुत्ते इकोसिस्टम का हिस्सा है। वो चूहों और बंदरों की आबादी को भी कंट्रोल में रखते हैं। अगर आप कुत्तों को हटा देंगे तो शायद कोई दूसरी समस्या खड़ी हो जाए। तो अगर कुत्तों को हटाना व्यवहारिक नहीं है, शायद नैतिक भी नहीं है और वैज्ञानिक रूप से भी सही नहीं लग रहा, तो फिर ये जो मौजूदा तरीका है ABC प्रोग्राम, वो क्यों फेल हो रहा है दिल्ली में? ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवा तरीका है ना। देखिए, ये कहना कि ABC प्रोग्राम फेल हो गया है शायद सही नहीं होगा। ये कहना चाहिए कि उसका कार्यान्वयन, उसका इम्प्लीमेंटेशन फेल हुआ है। अच्छा, मतलब तरीका सही है पर उसे ठीक से लागू नहीं किया गया। बिल्कुल, यह एक वैज्ञानिक तरीका है, लेकिन यह असरदार तभी होता है जब आप एक निश्चित समय में कम से कम 70% कुत्तों की नसबंदी कर दें। 70%? हाँ, 70%। तब जाकर आबादी पर असर दिखना शुरू होता है। दिल्ली में ये लक्ष्य कभी हासिल ही नहीं हुआ। कभी फंड्स नहीं थे, कभी कोऑर्डिनेशन नहीं था, कभी मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हुई। प्रोग्राम टुकड़ों टुकड़ों में चला, उस स्केल पर कभी नहीं चला जिस स्केल की जरूरत थी। तो ये जो आज 10 लाख कुत्तों की संख्या है वो इसी अधूरे प्रयास का नतीजा है? एक तरह से, हाँ। और
और दूसरे कारण भी है, गैर जिम्मेदार पेट ओनरशिप है, लोग कुत्ते पालते हैं फिर छोड़ देते हैं। हाँ, ये भी बहुत होता है। पेट रजिस्ट्रेशन या माइक्रोचिपिंग जैसे कानून है, लेकिन उनका पालन कितना होता है, तो ये सब चीजें मिलकर समस्या को बढ़ाती हैं। लेकिन क्या ये एबीसी तरीका कहीं कामयाब हुआ है? क्या कोई उदाहरण है? हाँ, बिल्कुल है। भूटान ने, आपको ताज्जुब होगा, 14 साल की मेहनत के बाद 100% नसबंदी का लक्ष्य हासिल किया। 100%? हाँ, नीदरलैंड्स ने भी इसी तरह की स्ट्रैटेजी से आवारा कुत्तों की समस्या को लगभग खत्म कर दिया। और भारत में भी हैं लखनऊ, देहरादून, वडोदरा जैसे शहरों में जहां एबीसी प्रोग्राम सही नियत से और सही स्केल पर लागू किया गया, वहां नतीजे दिखे हैं। कुत्तों की आबादी भी कम हुई है, काटने के मामले भी कम हुए हैं। अच्छा, मतलब ये मुमकिन है अगर ठीक से किया जाए? बिल्कुल मुमकिन है। तो ये तो साफ है कि इस मुद्दे पर राय बहुत बटी हुई है। कुछ लोग हैं, खासकर वो परिवार जो कुत्तों के हमलों का शिकार हुए हैं, वो तो सुरक्षा कारणों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत कर रहे हैं। स्वाभाविक है। और दूसरी तरफ पशु कल्याण कार्यकर्ता हैं, बहुत से विशेषज्ञ हैं जो इस आदेश को अमानवीय बता रहे हैं, अव्यावहारिक कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई एबीसी नियमों को ही ठीक से लागू करो। एक रिसर्च का भी जिक्र था कि 82% मामलों में सड़कों पर कुत्ते इंसानों के प्रति आक्रामक नहीं होते, बल्कि दोस्ताना या न्यूट्रल होते हैं। हाँ, ये सारे दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है और ये दिखाता है कि ये मुद्दा सिर्फ कुत्तों का नहीं है। ये जुड़ा है हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम से, हमारी अर्बन प्लानिंग से, कानूनों के पालन से, वैज्ञानिक समझ से और कहीं ना कहीं हमारी सामूहिक जिम्मेदारी से भी। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम की छोटी छोटी कमियां, जैसे कचरा प्रबंधन ठीक ना होना, पेट रजिस्ट्रेशन लागू ना होना और सबसे बढ़कर एबीसी का अधूरा कार्यान्वयन, ये सब मिलकर एक बड़ा संकट कैसे बना सकती हैं। तो आखिर में क्या कहा जाए, क्या रास्ता है आगे का? देखिए, सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ कुत्तों को सड़कों से हटा देना ही असली समाधान है, या ये सिर्फ एक लक्षण का इलाज है, जबकि असली बीमारी तो जड़ में है, वो सिस्टम की विफलताएं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है। गहरा सवाल है। हमें एक ऐसा टिकाऊ और मानवीय रास्ता खोजना होगा जो विज्ञान पर आधारित हो, जिसमें करुणा भी हो और जो लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे। इन तीनों के बीच एक संतुलन बनाना होगा। और बड़ा सवाल यह है कि क्या हम उस गहरे प्रणालीगत सुधार के लिए वाकई तैयार हैं? A shadow moves in the corner of your eye. A single bark echoes in the night. Is it a guardian watching over your street? Or a threat that makes your heart beat a little faster? This question haunts the city of Delhi, home to 1 million stray dogs. A Supreme Court order could make them all disappear overnight. But is this a simple solution or the start of an even bigger disaster? Let's uncover the truth. Imagine the promise, a city reborn, streets where children can play without fear, parks free from the shadow of rabies. This is the future offered by removing the dogs from our city. But there is a dark side, a consequence we can't ignore. This action could trigger the vacuum effect, where the empty space is quickly filled by newer, more aggressive dogs from outside the city, leading to more fights and chaos. The city's rat population, currently kept in check by the dogs, could explode, spreading new and dangerous diseases. And what about the dogs themselves? We would spend thousands of crores to build crowded, prison-like shelters where stress and disease would run rampant. Is this solution actually a bigger crisis in disguise? The problem isn't the dogs, it's our broken system. The real solution isn't removal, it's a smart, united plan that tackles the root cause. So what is this comprehensive solution? The answer lies in a 4-step blueprint for a safer, more compassionate city. Mission Mode ABC. The government must sterilize and vaccinate dogs, animal birth control, on a massive scale. This is the only scientific and humane way to control the population in the long run. Owner accountability. Pet registration and microchipping must be mandatory. Dumping a pet on the streets should lead to heavy fines because this is where the cycle of homelessness begins. Public safety. We need city-wide rabies vaccination drives to create a shield of immunity and a 24/7 professional helpline for aggressive dog complaints so people feel heard and protected. Our role: we must become aware, compassionate citizens and step up to adopt our amazing indie dogs, giving them the loving homes they deserve. These 4 steps create a solution that benefits both people and animals. The choice isn't about removing them, it's about finding a better way forward with compassion and intelligence. This isn't just a video, it's the start of a movement. And it begins with you. Share this with 5 people who need to hear this message. In the comments, don't just leave an opinion, make a pledge. What is one action you will take to be part of the solution? Remember, the real solution lies in management, where the government, pet owners, and all of us play a vital role. The next time you see a street dog, take a moment to think,
because the story of our city isn't just written by us, it's written with them. Let's choose to write a chapter of compassion, not conflict. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ NCR ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਥੋੜੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ। ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਕੁੱਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਅਚਾਨਕ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਢਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1500 ਤੋਂ 2000 ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1500 ਤੋਂ 2000? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੱਲੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੀ 700-800 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੇਬੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਰੇਬੀਜ਼? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 18000 ਤੋਂ 20000 ਮੌਤਾਂ ਰੇਬੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 20000? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 36% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਓਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਹੁਕਮ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਹੁਕਮ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਸਬੰਦੀ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। CCTV ਲਾਉਣੇ, ਕੋਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ? ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਲਾਈਫ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇਚ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ABC ਨਿਯਮ, ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰ ਜਨਮ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮ 2023 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ABC ਨਿਯਮ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ABC ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਸੇ ਟਕਰਾਅ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਗਾ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। MCD ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦਾ 11 ਕਰੋੜ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਤਾ ਲਗਭਗ 110 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ NGO ਵਾਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਇਦ 3000 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਕੁੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਵਧੇਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣਗੀਆਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ABC ਨਿਯਮਾਂ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ABC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੀਚਾ ਸੀ 70% ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ 1800 ਆਪਰੇਸ਼ਨ। 1800? ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 100 ਕੁ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ। 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ABC ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਲਖਨਊ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਵਡੋਦਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ CNVR ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। CNVR? ਹਾਂ, ਕੈਚ, ਨਿਊਟਰ, ਵੈਕਸੀਨੇਟ, ਰਿਟਰਨ। ਯਾਨੀ ਫੜੋ, ਨਸਬੰਦੀ ਕਰੋ, ਟੀਕਾ ਲਾਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮੋਰੋਕੋ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਾਂ CNVR ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਲਤੂ ਮਾਲਕੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਣ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੇਬੀਜ਼ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ 0/30 ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ 82% ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ABC ਜਾਂ CNVR ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ। ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ 'ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ABC, CNVR, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਬਣਾਵੇ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। आपकी गली का कुत्ता दोस्त है या दुश्मन? दिल्ली की सड़कों पर घूमता ये सवाल आज हर किसी की जहन में है। ये कहानी है दिल्ली के 10 लाख आवारा कुत्तों की। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से ये रातों रात गायब हो सकते हैं, पर क्या ये हल है या एक बड़ी तबाही की दस्तक? चलिए इस राज से पर्दा उठाते हैं। कुत्तों को हटाने से डॉग बाइट्स और रेबीज का डर खत्म होगा, सड़कें साफ होंगी और बच्चे पार्कों में सुरक्षित खेलेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू डरावना है। वैक्यूम इफेक्ट से बाहर से और आक्रामक कुत्ते आएंगे, चूहों की आबादी बढ़ेगी और हजारों करोड़ खर्च करके हम उन बेजुबानों के लिए एक जेल बना देंगे। कहीं ये हल एक और बड़े संकट को बुलावा तो नहीं दे रहा? तो समस्या कुत्तों में नहीं, हमारे सिस्टम में है, और हल उन्हें हटाने में नहीं बल्कि एक स्मार्ट प्लान पर काम करने में है। तो क्या है ये कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन? इसका हल एक 4 पॉइंट मिशन में छुपा है। मिशन मोड ABC, सरकार बड़े पैमाने पर कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन करे। मालिकों की जिम्मेदारी, हर पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन और माइक्रोचिप कंपलसरी हो और उन्हें सड़क पर छोड़ने पर भारी जुर्माना लगे। सबकी सुरक्षा, शहर में रेबीज वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाए और आक्रामक कुत्तों के लिए एक 24 घंटे प्रोफेशनल हेल्पलाइन हो। हमारी भूमिका, हम जागरूक बने और इंडीगॉग्स को अडॉप्ट करने के लिए आगे आए। ये 4 कदम मिलकर एक ऐसा सॉल्यूशन बनाते हैं जो इंसानों और जानवरों दोनों के लिए फायदेमंद है। तो सवाल हटाने का नहीं बल्कि समझदारी और प्यार से बेहतर हल निकालने का है। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय बताकर इस चर्चा का हिस्सा बने। याद रखिए, असली हल मैनेजमेंट में है, जिसमें सरकार, पेट ओनर्स और हम सब शामिल हैं। अगली बार जब आप अपनी गली के किसी कुत्ते को देखें तो एक पल सोचिएगा, क्योंकि इस शहर की कहानी हम इंसानों और इन बेजुबानों दोनों से मिलकर ही पूरी होती है। Okay, so let's dive into this incredibly complex and emotional story unfolding on the streets of Delhi. It's a conflict that pits public safety against animal welfare, and it has pushed India's highest court to issue a truly unprecedented order. I mean, this quote from the Solicitor General really just cuts right to the heart of it all, doesn't it? It frames the whole debate in the most urgent terms possible: children's safety versus our love for animals. This wasn't just some dry legal argument. It was a powerful emotional plea that set the stage for a really dramatic court order. So on August 13th, 2025, the court did something nobody really saw coming. It ordered the immediate removal of all stray dogs in the Delhi capital region. And here's the kicker. The order said not a single dog picked up could be released back onto the streets. This was a complete 180 from decades of existing policy. So you have to ask, what on earth could push the Supreme Court to make a move this big? Well, the answer, it's in the numbers, and it's about a very real threat that's been building for years. Okay, so let's just zoom out for a second and look at the whole country. In 2024 alone, we're talking about a mind-blowing 3.7 million reported dog bites across India. This isn't just a few bad encounters, it's a full-blown national epidemic.
And if you think that's bad, wait till you see what's happening in Delhi. We're talking more than 1,500 people every single day heading to a hospital for a dog bite. Just imagine the strain that puts on the city's health system. And this quote from a Delhi resident, wow, it really hits home. It shows you this isn't just about statistics on a chart. It's about real life. People are scared. Kids can't play outside. This is fear changing the very fabric of daily life in these neighborhoods. You know, the real terror here isn't just the bite itself. It's the what if. What if it's rabies? The World Health Organization estimates that rabies kills up to 20,000 people in India every single year. And once you show symptoms, it's pretty much 100% fatal. That's the nightmare scenario that's fueling all of this. So you see all this, right? The fear, the danger, the deaths, and the court's order to just clear the streets. It seems like the most logical solution imaginable. So, what's the problem? Well, the minute that order came down, all hell broke loose. Scientists, lawyers, animal welfare groups, they all came out swinging. Yeah, because what the court called a rescue, experts are calling something else entirely. They're saying it's unscientific, it's illegal, and honestly a recipe for an even bigger disaster. For the dogs of Delhi, they say, this is nothing short of a death sentence. Okay, so right off the bat, you've got this huge legal mess. The court says permanently remove the dogs, but the central government's own official rules from 2023 say something totally different. They legally mandate a neuter and return policy. So if you were a city official, what do? Do you follow the court's order or do you follow the actual law? It's an impossible choice. And there's a really good reason for that neuter and return law. It's based on this scientific idea called the vacuum effect. Think of it like this. You take out a stable, sterilized group of dogs from a neighborhood. What happens? Nature hates a vacuum, right? So new dogs who are not sterilized and probably not vaccinated rush in to take over the territory. You can end up with a population that's bigger, more aggressive, and a bigger health risk. It's a scientific reality the court's order just completely ignores. And that's why you hear activists using such incredibly strong words. When they say death sentence, they're not being dramatic. They're arguing that taking hundreds of thousands of animals that know how to survive on the street and cramming them into shelters that don't even exist, well, that's not a rescue. That's a tragedy waiting to happen. Okay, so let's just park the science and the legal stuff for a minute. Even if you ignore all that, the whole plan slams into a giant brick wall, and that wall is made of cold, hard math. Just look at this number, 11 crore rupees. That's about 1.3 million US dollars. And that's not the total cost. That's the estimated cost for one single day of sheltering Delhi's dogs. The yearly cost? We're talking billions. It's just staggering. It is quite literally a logistical nightmare. You've got an estimated 1 million stray dogs in Delhi, and the current shelter capacity, it's under 3,000. It's not even close. To actually do what the court ordered, you'd have to build an entire city's worth of new infrastructure from the ground up. It is, to put it mildly, completely and totally impossible. So, okay, let's recap. The court's order is unscientific, it's probably illegal, and it's definitely impossible to implement. So, if rounding them all up isn't the answer, what is? What does a real sustainable solution actually look like? Well, the answer, according to basically every expert and all the global best practices, isn't about removal at all. It's about managing the population, systematically, scientifically, and right there on the streets where they live. And the international gold standard for doing this is the Animal Birth Control Program, or CNVR. It stands for Catch, Neuter, Vaccinate, and Return. See, the whole point isn't to make the streets empty. The goal is to create a stable dog population that can't reproduce and is vaccinated against rabies. That's how you create a safe environment for everyone. So, you might be asking, if this is the gold standard, why hasn't it worked in Delhi? And this is the key point. The program itself didn't fail. The implementation of the program failed. The science says you have to sterilize at least 70% of the dog population in 1 year for it to work.
Delhi's program never even got to 40% of the intensity it needed. It's like trying to bail out a sinking boat with a teaspoon. But we know this can work. You just have to look at places like the Netherlands or Bhutan. They proved that this model is a success. But they did it by combining that high-intensity sterilization with something else just as important: holding people responsible. We're talking mandatory pet registration and real heavy fines for anyone who abandons their animal. So all of this points to a clear 4-step path forward that the experts recommend. First, you have to go mission mode on the ABC program, really fund it and scale it up. Second, you tackle the source with mandatory pet registration. Third, you have to have strict penalties for abandonment to give those laws teeth. And finally, you launch massive public education campaigns so people understand responsible pet ownership. You know, when you look at all of this, the crisis on Delhi's streets really forces you to ask a fundamental question. Is this story really about dangerous dogs? Or is it actually a story about a massive systemic failure on our part? A failure of policy, a failure of implementation, and maybe most of all, a failure of human responsibility. And it seems like finding a real humane solution means we have to look past the animals and start fixing the systems that we humans have failed to build around them.